2 1 स्टार्ट। कैसे हो बच्चों? कैसा रहा फिर आज का पीएबीटी का आपका एग्ज़ाम? सही रहा ना? ठीक है, चलो तो देखते हैं हम आज का पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमें पूछा गया है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो देखो बेटा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या देखना चाहिए हमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो मतलब कि वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखो CONH3 की बात करें हम तो वो होता है कोबाल्ट +3, और कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स मतलब कि D6 सिस्टम, और D6 सिस्टम हुआ मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब याद करो बेटा, कोबाल्ट +3 हमारा एक स्पेशल केस है। कैसे? क्योंकि जब भी वो +3 में आता है तो वो ज़्यादातर लिगेंड के साथ क्या बनाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की वजह से वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा। 4D एंड 5D के सारे कॉम्प्लेक्सेस, 4D एंड 5D के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो होते हैं लो स्पिन। क्या होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें प्लेटिनियम की या फिर मॉलिब्डेनम की, तो फिर वो दोनों भी क्या हो रहे हैं? डायमैग्नेटिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोमियम के ग्रुप का है, क्रोमोवे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पैड हो जाएंगे। तो बचा क्या है आंसर? COBr4-2, और वैसे भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट। याद करो बेटा, जब क्लास 11th में पढ़ते थे ना, पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट, तब से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो है वो सिसप्लेटिन है। तो इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बोलना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुपेक नेम ऑफ H2PtCl6 इज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये H+ है ना, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हम उसको डिनोट नहीं करते है ना, काउंटर आयन को हम नंबर से नहीं बताते। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये H+ है मतलब कि एसिड है। तो एसिड शब्द प्रिफर्ड है, एसिड शब्द प्रिफर्ड है। तो देखो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, और यही करेक्ट आंसर है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ठीक है बेटा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R। निकल का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? देखो तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? 0 है ना। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पैड करा देता है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पैड करता है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ज्योमेट्री हो रही है, निकल का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हम लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, चलिए तो निकल जो है वो 3D10 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? 3D10 में कन्वर्ट हो जाता है। अब 3D10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा उसके पास? 4s खाली बचेगी और 4p खाली बचेगी, और यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? पैड है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पैड है। तो पैड की वजह से कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो स्क्वायर प्लेनर तो कतई नहीं है ना। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? टेट्राहेड्रल, और कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। देखो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उसके सामने उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर हमें बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट का +3 का कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन फ्लोराइड के साथ है, लो स्पिन नहीं बनता है, वो हाई स्पिन बनता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये तो हमारा बन जाएगा कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 का मतलब D6, और D6 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये जो है वो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब रहेगा तो हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? D। तो यहाँ से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, है ना।
तो COF6-3 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 एंड बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ये पहला ऑप्शन है, मतलब कि एक तो मिल रहा है M के साथ। फिर उसके बाद हम देखें B को, है ना, तो B में मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है +3, है ना, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है +3 और वो हो जाएगी हमारी D4 सिस्टम। D4 सिस्टम होते ही यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है, तो साइनाइड लिगेंड क्या करेगा बेटा, साइनाइड लिगेंड पैरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पैरिंग करवा देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगी, खाली एक S और एक P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका D2sp3 और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। तो MnCN6-3 हमारा क्या हो जाएगा, D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो B हो जाएगा O, ठीक है। B हो जाएगा हमारा O, ठीक है। तो B से तो O मिल रहा है, तो क्या आंसर बन रहा है हमारा, D ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, CO का कोबाल्ट का ऑक्सलेट के साथ, है ना, और जिंक का पानी के साथ कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है जिंक का पानी के साथ कॉम्प्लेक्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक +2 में है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। A 6 coordinate complex of formula of CrCl3 into 6H2O has a green color, ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्या ही बुरी बात है इसमें। A 0.1 molar solution of the complex when treated with excess of AgNO3 gave 28.7 ग्राम of white precipitate। बेटा ये white precipitate जो है वो किसके होते हैं, सिल्वर क्लोराइड के होते हैं, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स वुड बी, चलो बेटा याद करो, जब हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जब स्टार्ट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो कॉम्प्लेक्स की जो आउटर स्फीयर, मतलब कि जो काउंटर आयंस होते हैं उसी के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्लोरीन की वजह से पीपीटीज मिलने हैं। अब ये जो क्लोरीन 3 है, तो अगर यहाँ पे बाहर मेरे पास एक क्लोरीन है तो मुझे 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। अगर मेरे पास काउंटर आयन में 2 क्लोरीन है तो मुझे 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। अगर मेरे पास तीनों क्लोरीन जो है वो एज अ काउंटर आयन है तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, है ना। तो बस वही सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, अच्छी बात है। उसमें से 28.7 ग्राम पीपीटीज मिलते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड के मोल्स निकाल सकते हैं? तो मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच इज गिवन 28.7 ग्राम। और सिल्वर क्लोराइड का मास क्या होता है, सिल्वर का 108 होता है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 होता है, ठीक है। तो ऐसे मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 143 समथिंग, है ना, 143.5 समथिंग हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर लगभग 0.2 के आसपास। कैसे, देखो बेटा इसको सॉर्ट आउट करो, ये 30 है, ये 150 है ना, 3 5 जा 150, 3 5 जा 150, तो ये हो जाएंगे 0.2 मोल। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 0.1 मोल का जो सॉल्यूशन है वहाँ से हमें 0.2 मोल मिल रहा है। मतलब कि हमारे पास कितने काउंटर आयन हैं, काउंटर आयन के फॉर्म में 2 क्लोरीन है, और जब 2 क्लोरीन है तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायलेट कलर ऑफ टाइटेनियम H2O6Cl3 ऑन हीटिंग चेंज टू, देखो ये बेटा जो है इसका कलर जो होता है वो चेंज होकर कलरलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि टाइटेनियम +3 है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो उसमें क्या ही होगा, कुछ नहीं, मतलब डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो इस वजह से वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। अच्छी बात है, देखो बेटा एक क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। कहां से है क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो हमें जो लिगेंड दिए गए हुए हैं उस लिगेंड में कौन कौन से लिगेंड है, आयोडीन है,
है ना, आयोडाइड है, साइनाइड है, एक्वा है और इथिलीन डायमाइन है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की, लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो I- की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है ना, I- की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है ना। उसके बाद क्या होता है, पानी होता है, यस सर, है ना, पानी होता है। उसके बाद इथिलीन डायमीन होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, साइनाइड होता है, ठीक है। तो ये है लिगेंड स्ट्रेंथ की ऑर्डर। और हमें क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि I- वाला जो लिगेंड है उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर वो सबसे ज़्यादा है तो मतलब थर्ड की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद वाटर की होनी चाहिए, मतलब थर्ड के बाद फर्स्ट, उसके बाद पानी, पानी तो हो ही गया है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, इथिलीन डायमाइन आएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, साइनाइड वाला, है ना। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, साइनाइड वाला। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार फिर से, आयोडाइड है ना, उसके बाद वाटर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद इथिलीन डायमाइन आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। The existence of two different colored complexes with the composition of CONH3 NH3 Cl2 plus is due to, देखो बेटा, जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमारे पास MA4B2 ले लो आप, है ना, MA4B2 ले लो, तो ये हमें क्या बताता है, सीस एंड ट्रांस, क्या बताता है हमें, सीस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताता है। क्या बताता है, सीस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCO4, निकल के 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए, पूछ रहा है हमें कि क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, है ना। तो देखो बेटा, हमने अभी जस्ट देखा NiCO4 तो हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक है। NiCO4 क्या है, NiCO4 क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, निकल का साइनाइड के साथ का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो स्क्वायर प्लेनर होता है और निकल +2, है ना, D8 सिस्टम हो जाएगा और D8 सिस्टम में यह यहाँ पे क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है ना, क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ से हमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, DsP2, क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन DsP2। मतलब NiCO4 एंड NiCN4-2 ये दोनों कैसे है बेटा, ये दोनों हमारे डायमैग्नेटिक है। अब बात करते हैं निकल का क्लोराइड के साथ का कॉम्प्लेक्स, वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्यों टेट्राहेड्रल होता है सर, क्लोराइड वीक लिगेंड है ना, इस वजह से उसका निकल का क्लोरीन के साथ का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो NiCl4-2 क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो कैसा, कौन सा ऑप्शन, देखो NiCO4 एंड NiCl4-2, नहीं, ये डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता सर। NiCl4-2 सर डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। NiCO4 एंड NiCN4-2 सर डायमैग्नेटिक है। NiCl4-2 बेटा पैरामैग्नेटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलिप्टिक। बेटा होमोलिप्टिक क्या होता है, जिसमें सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, ये बॉक्स होता है, उसके अंदर सारे लिगेंड सेम होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स इन इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। बेटा सबसे प्यारा, सबका फेवरेट लिगेंड है ये, EDTA, जिसमें 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं, कुल मिला के 6 डोनर एटम होते हैं। और ये किलेटिंग लिगेंड भी है बेटा, है ना, ये किलेटिंग लिगेंड भी है। अच्छा चलो कमेंट करना बेटा, EDTA जो है वो कौन सी मेटल के एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप। चलिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज सिस्विक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एक्सेप्ट। देखो बेटा, सिस्विक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है, तो उसके लिए हम काउंट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे काउंट करते हैं, मेटल जो होती है उसका एटॉमिक नंबर लेते हैं, प्लस जो भी लिगेंड होते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर को घटाते हैं,
ठीक है। अगर प्लस होगा तो घट जाएगा, माइनस होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी हम मैथ्स वाले हैं। तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 24 है। कार्बोनिल लिगेंड के 6 2 12, मतलब कि जो CrCO6 है ये तो 36 को 36 मतलब 36 जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ये कोबाल्ट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कोबाल्ट है। ये क्या है बेटा, कोबाल्ट है ना। चलिए, तो ये कोबाल्ट की बात करें हम, कोबाल्ट Na3 6+3, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। लिगेंड क्या हो जाएंगे 27 + 12, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है, घटाना है, मतलब -3। तो फिर से ये भी क्या बन रहा है 36 बन रहा है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है ना। उसके बाद हम देखते हैं निकल का कॉम्प्लेक्स। तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28, ऑक्सीडेशन नंबर +2, पहले तो हम लिगेंड जोड़ ले, लिगेंड का क्या हो जाएगा 12, ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 38 हो जाएगा ना। 28 में से 12 जोड़ लिए तो 40 हो गए, 40 में से 2 और घटा लिए तो 38 हो गए। 38 जो है वो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं है, तो ये हमें फॉलो नहीं करता। बाकी ये प्लेटिनियम है वो भी कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 39। इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्या कह रहा है 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gives 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and 725 mm pressure, ठीक है, अच्छी बात है। If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, aqueous tension कितना है 25 mm है, तो हमें पूछ रखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड क्या हो गए। देखो बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड हमें देखना है तो हमें क्या निकालना होगा, तो कि 0.25 ग्राम में कितना नाइट्रोजन है, ठीक है, यही तो हमें पता चलेगा तभी तो, है ना। तो उसके लिए हमें मतलब सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय कितना सैंपल है हमारे पास 0.25 है, और ये कहाँ से आएगा 100 में से। अब हमें मास ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है ना, मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो तो सबसे पहले तो हम क्या क्या गिवन है वो लिख रहे हैं, है ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं प्रेशर ऑफ N2। प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा 725 है, और एक्वेस टेंशन कितना है 25 है ना, 725 है और एक्वेस टेंशन कितना है 25 है। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा 700 mmHg, है ना, 700 mmHg हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या और दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 40 ml, तो हम उसको क्या लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद हमें टेम्परेचर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। और आर की वैल्यू क्या लेंगे हम 1/12 लेंगे, आर की वैल्यू क्या लेंगे 1/12 लेंगे, ठीक है। तो अब क्या यूज़ करेंगे हम, हो गया ना। तो हमें यहाँ से क्या मोल मिल जाएगा बेटा, मोल मिल जाएंगे, है ना। हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, PV = nRT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा N = PV/RT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा प्रेशर जो है ना हमारा वो mmHg में है। अब ये 1/12 जो वैल्यू है होती है एटमॉस्फेयर में होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में होती है। तो 700 डिवाइडेड बाई 760 कर लेंगे हम, है ना, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 760, तो ये हो गया हमारा प्रेशर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बेटा क्या है, वॉल्यूम है 40 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों, क्योंकि लीटर में लेना है ना बेटा, 1/12 यूनिट किस में है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में होती है, हाँ या ना, पर मोल पर केल्विन में होती है, ठीक है। अब क्या रह रहेगा RT, R गैस कांस्टेंट है, तो उसको हमें 1/12 मतलब कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। और टेम्परेचर कितना है 300 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मोल मिल जाएंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ से
2 0 कट रहे हैं, यहाँ से 1 0 कट रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, है ना, कितना हो रहा है तो ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 12 को निकालो यहाँ से 3 से, तो ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। अब कितना बच रहा है ऊपर, 7 × 4 डिवाइडेड बाई 7 × 4 डिवाइडेड बाई 76 × 1000, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मोल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो मोल है उसको हम क्या करेंगे, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी रे, ठीक है। चलिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या बच रहा था वहाँ से, 7 × 4 डिवाइडेड बाई 76, है ना। 760 का 1 0 तो कट चुके थे ना, हम काट चुके थे, ठीक है। तो यही रह रहा है इंटू 1000, हाँ बिल्कुल, इंटू 1000। तो यहाँ से हमारे ये जो मोल आते हैं वो मोल कितने आते हैं ये मोल आते हैं हमारे 0.00149 मोल आते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मास ऑफ N2, क्या मिलेगा, मास ऑफ N2, मास ऑफ N2 क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, और वो कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.00419 × 28, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो तुम्हारा लगभग कितना आ जाएगा, 0.0419 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यही तो करना है, 0.0419 ही था ना, देखो तो एक बार, 0.0419, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.25, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, तो ये हमारा आंसर बन रहा है 16.76, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है, कलर्ड इम्प्योरिटी, हम कलर्ड इम्प्योरिटी कैसे निकालते हैं, देखो बेटा कलर्ड इम्प्योरिटी जो होती है वो चारकोल ट्रीटमेंट से निकलती है, ठीक है ना। कलर्ड इम्प्योरिटी किससे निकलती है, चारकोल ट्रीटमेंट से निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, बेटा इसको हम पढ़ते थे इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन और सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे सेपरेट आउट होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या दिखा जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है हमारा उसमें क्या देखा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल जो होता है बेटा उसको हम डिस्टिलेशन नहीं करते, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और मिक्सचर ऑफ ये है ग्लिसरॉल एंड शुगर से, हाँ ग्लिसरॉल एंड शुगर को हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्टिलेशन करेंगे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन बन रहा है ए, तो देखो हमारा क्या हो रहा है, आर हो रहा है, ठीक है ना। तो ए तो सब में आर दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, बी में पी बन रहा है, ठीक है। तो बी में बी बन मतलब सी एंड डी हो रहे हैं। उसके बाद हम सी में आगे बढ़ रहे हैं, तो सी क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब कि क्यू हो रहा है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, है ना। सी में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड शुगर जो है वो रिड्यूस्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स डी ट्रांजिशन। बेटा डी ट्रांजिशन कौन बताएगा, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ या ना, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब डी इलेक्ट्रॉन किसमें ये देखना है, तो हमें ये देखना है डी जीरो सिस्टम कहाँ पे है ना। डी जीरो सिस्टम जहाँ पे भी होगी वहाँ पे तो डी ट्रांजिशन होना नहीं। तो उसके अलावा जो भी हमें सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि D1 हो गई, D2 हो गई, D3 हो गई, D4 हो गई, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स है वो सिस्टम डी ट्रांजिशन शो करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो हम देखते हैं CrO4-2 में जो है बेटा क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये तो हो गई हमारी D0 सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे भी CrTO7 मतलब डाइक्रोमेट जो है उसमें भी हमारा क्रोमियम होता है +6 में, और वो भी हो गई क्या हमारी D0 सिस्टम हो गई, ठीक है। परमैंगनेट आयन की बात करें तो Mn जो है वो हमारा +7 में है,
और वो भी हमारी D0 सिस्टम हो गई। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बेटा MnO4-2, और इसमें क्या होगा, मैंगनीज +6 में है, मतलब कि इसमें D1 एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा, D। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सल्फाइड आयन रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, इन अ बेसिक मीडियम। ठीक है, अच्छी बात है। गिविंग अ कलर्ड सॉल्यूशन इन द रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। बेटा जब भी सल्फर जो होता है, सल्फाइड आयन, वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ बेसिक मीडियम में जब रिएक्ट करता है तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, आयरन के ऑक्सीडेशन में कोई, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन कैटायनिक एंड एनायनिक बोथ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ठीक है, इसको छोड़ो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम प्लेटिनियम के, है ना। तो प्लेटिनियम का जो भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 ही होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 ही होता है। तो यहाँ पे प्लेटिनियम के पिरीडिन के साथ भी +2 होगा, और ये प्लेटिनियम का क्लोरीन क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ भी +2 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C। उसके बाद देखते हैं 43। जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल। अमोनिया जो है बेटा वो कितना है, अमोनिया इवॉल्व हो रहा है और वो 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कितने को कर रहा है, 10 ml को कर रहा है, और उसकी मोलारिटी कितनी है, 1 मोलारिटी है उसकी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दी सॉइल पूछा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल पूछा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें बेटा, नॉर्मालिटी फाइंड कर ले H2SO4 की। नॉर्मालिटी क्या होती है बेटा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी क्या है 1, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है 2, तो H2SO4 की नॉर्मालिटी क्या हो गई, 2 नॉर्मालिटी हो गई। अब हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, तो क्या होता है 1.4 इंटू नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम किसका लेंगे हम, है ना, उस वॉल्यूम किसका लेंगे हम, H2SO4, वॉल्यूम किसका लेंगे हम, H2SO4 का, और डिवाइडेड बाय क्या लेंगे हम, मास, है ना। मास ऑफ सैंपल कितना है, मास ऑफ सैंपल है हमारा 0.75 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1.4 है ना, इंटू नॉर्मालिटी, 1.4 इंटू नॉर्मालिटी कितने आ गई 2। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है 10 ml। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है 10 ml डिवाइडेड बाय 0.75। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लेसाइन टेस्ट। ठीक है ना, लेसाइन टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो लेसाइन टेस्ट में ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किसके रिलेटेड होता है, तो वो होता है Fe4 FeCN6 थ्राइस, है ना, इसको प्रूसियन ब्लू बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर PtCl NO2 NO3 SCN-2, है ना, SCN की पावर -2, मतलब इसका जो चार्ज है पूरा वो -2 है। देखो बेटा, ये हो गया हमारा MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, A के सामने B आएगा, A के सामने C आएगा, A के सामने D आएगा, मतलब 3 तो ऐसे ही बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 3 तो ऐसे ही बन रहे हैं। अब जब भी हमारे पास ऐसा लिगेंड होता है कि जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार सल्फर के साथ जुड़ेगा, एक बार नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे NO2 है, तो NO2 में एक बार नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, एक बार ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है ना। तो 3 × 4, एक की वजह से 2 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, तो 2 की वजह से कितने मिलेंगे 4, तो 3 4 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 12। तो हमारा आंसर आएगा द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन बाय कैरियस मेथड। ठीक है, ब्रोमीन की कैरियस मेथड से हम जब एस्टिमेशन करते हैं तो 1.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गेव 1.88 ग्राम, 1.6 ग्राम में से हमें कितना मिलता है 1.88 ग्राम, है ना।
तो द मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। देखो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो कि भाई पहले तो हमें ये देखना है कि AgBr है ना, AgBr 188 ग्राम होता है, क्योंकि 108 और 80 को जोड़ लो तो 188 में कितना मिल रहा है, 80 ग्राम मिल रहा है। तो हमें जो सैंपल दिया गया हुआ है वो कितना है, 1.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, हाँ ठीक है, 1.88 ग्राम ऑफ AgBr है ना, कितना है 1.88 ग्राम AgBr है, उसमें से कितना मिलेगा, तो अगर हम ये काउंट करें 1.88 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 188, तो यहाँ से हम नीचे जोड़ लेते हैं 100 है ना, तो 180 से 180 कट जाएंगे और 80 डिवाइडेड बाई 100 मतलब कितना बच जाएगा, 0.8 ग्राम बच जाएगा है ना, कितना बच जाएगा, 0.8 ग्राम बच जाएगा। अब इसको हमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन में निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना मिल जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन जो है वो 0.8 ग्राम मिल रहा है, किस में से मिल रहा है, 1.6 ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या बन जाएगा, 50% आंसर बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 इन द सल्फर एस्टिमेशन है ना, 0.20 ग्राम ऑफ ए प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज ब्लैंक इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, देखो बेटा सल्फर का जो एस्टिमेशन मेथड होता है, सल्फर का जो एस्टिमेशन मेथड होता है उसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर, वो कितना है 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेरियम सल्फेट है ना 32 प्लस 137 इंटू ऑक्सीजन कितने होते हैं 4, तो 64 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मास 233 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 233 हो जाएगा। और हमें क्या लेना है यहाँ पे, मास ऑफ बेरियम सल्फेट हमें कितना मिल रहा है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट हमें मिल रहा है 0.4 ग्राम मिल रहा है, और कितने सैंपल में मिल रहा है, मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड का मास कितना है 0.2, और हमें परसेंटेज पूछा गया, तो परसेंटेज क्या आ जाएगा है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम जब जोड़ेंगे तो 4 2 2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर क्या बन रहा है 64 बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है 233 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 1/4 है ना, ये कितना हो जाएगा लगभग 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि 60 के ऊपर है और ये 240 से नीचे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 या 27% के आसपास, 27.5% लगभग आता है इसका है ना, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। हाँ ठीक है, 27.5% आता है। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने, हमें पूछा है कि सल्फर इन द कंपाउंड, और फॉर्म क्या दे रखा है 10 टू द पावर -1 में दे रखा है, तो 27.5 को जब हम 10 टू द पावर -1 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा 275 आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा 275। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन की कैरियस मेथड है जिसमें 250 मिलीग्राम जो है वो 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें से हमें 141 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड मिलता है। सेम रिपीट, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछ रखा है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए हम क्या करेंगे, तो 180 में से 80 मिलता है, तो क्या कर लेते हैं 80 डिवाइडेड बाई 188। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 250 मिलीग्राम का सैंपल है, कितना मिल रहा है 141 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 140 मिल रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारा, ये आंसर आएगा अपना 24% के आसपास है ना, कितना आंसर आ जाएगा 24%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24%। बढ़ते आगे की क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया हो वो ये है, अब पूछ रहा है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या है बेटा। ठीक है ना, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो लिगेंड की कितनी डोनर साइट है। ठीक है ना, तो हमें पता है EN जो है इथिलीन डायमाइन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब कि एक इथिलीन डायमाइन जुड़ता है 2 नाइट्रोजन से, तो 2 है तो यहाँ से तो 4 हो रहा है। ठीक है, ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड की वजह से तो यहाँ पे कुल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आ रहा है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अब और क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इथिलीन डायमाइन जो है वो कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। ऑक्जेलेट पे कितना चार्ज आता है, -2 का चार्ज आता है। कितना चार्ज आता है, -2 का आता है ना। ठीक है, और क्लोरीन पे होता है -1। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा बेटा जी +3, है ना। कितना हो जाएगा, +3। और हमें क्या पूछा है, सम पूछा है ना, क्या पूछ रखा है, सम पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 = 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी रही होगी। और पेपर का लेवल अगर बात करें ना बेटा, तो पेपर का लेवल ठीक ही था। ऐसा नहीं था कि हार्ड है बहुत ज़्यादा, या फिर मतलब कि बहुत ही इजी है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे ही है, अच्छे बनते रहेंगे, अच्छे आंसर आते रहेंगे, नंबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और क्या ही चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा।